हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल शिक्षा के ऑनलाइन क्लास में मैं रमन आप सभी का स्वागत करता हूं। ये जीएस की दूसरी प्रैक्टिस सेट है और आज हम लोग इस पर बात करेंगे। बहुत सारे आपके लिए प्रश्न अच्छे लेकर आया हूं जो लेखपाल और एस्टेट के लिए इम्पॉर्टेंट है। लेखपाल और एसटीटी के लिए, ठीक है। चलो भाई, पहला प्रश्न लगाओ। देखिए, पहला प्रश्न है, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चूलिया जलप्रपात बताइए। ऑप्शन है चंबल नदी, नर्मदा नदी, स्वर्ण रेखा नदी या फिर शरावती नदी। बताइए। देखिए, चूलिया जलप्रपात कहाँ है? राजस्थान। राजस्थान के किस जिले में? कोटा जिले में। किस नदी पर? चंबल नदी पर। आपका ऑप्शन ए राइट है। ए आप सही कर लीजिए। अगर ऊंचाई पूछे 18 मीटर, ठीक है। चूलिया जलप्रपात राजस्थान में है, राजस्थान के कोटा जिले में, और चंबल नदी पर है। चलिए अगला प्रश्न लगाओ भाई। चलिए भाई, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति ऑप्शन है आपका उर्वरक उत्पादन, दूध उत्पादन, अंडा उत्पादन या फिर तिलहन उत्पादन। बताइए, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? देखिए, श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन। ये सरकार द्वारा चलाई गई एक क्रांति थी जिसमें दूध के उत्पादन को बहुत ज़्यादा बढ़ाना था, ठीक है। दुग्ध उत्पादन से संबंध रखती है। दुग्ध कैसा है? श्वेत, इसीलिए इसका नाम क्या है? श्वेत क्रांति, ठीक है। अगली बात ये आप समझिए कि दुग्ध क्रांति 1970 में स्टार्ट हुई। कहाँ हुई? गुजरात में। और जब दुग्ध का उत्पादन कम होने लगा तो इसके संबंध में एक ऑपरेशन चलाया गया जिसे कहते हैं ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड ये क्यों चलाया गया? क्योंकि जो श्वेत क्रांति की रफ्तार थी ये धीरे धीरे घटने लगी और इसलिए ऑपरेशन फ्लड चलाया गया। ऑपरेशन का मतलब क्या होता? कोई भी कार्य जो युद्ध स्तर पर किया गया, बहुत तेजी से किया गया कार्य, क्या कहलाता? ऑपरेशन। ऑपरेशन फ्लड किसने चलाया? वर्गीज कुरियन ने। वर्गीज कुरियन ये कौन थे? ये उस समय अमूल कंपनी के निदेशक थे। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। अमूल का पूरा नाम क्या है? आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? दुग्ध क्रांति का श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से। कब चलाई? 1970 में गुजरात से स्टार्ट हुई। इसी को और उत्पादन बढ़ाने के लिए, दुग्ध का उत्पादन बढ़ाने के लिए ऑपरेशन फ्लड चलाया गया। ऑपरेशन फ्लड का जनक किसे माना जाता है? वर्गीज कुरियन को, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए अगला प्रश्न लगाओ भाई। इसका ऑप्शन कौन सा सही है? बी। इसे आप सही कर लें। देखिए अगला प्रश्न क्या है? सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश, सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश किस रंग का होता है? बताइए, ये प्रश्न है आपका। लाल, पीला, नीला और बैंगनी। किस रंग की तरंग का किस प्रकाश की तरंग सबसे कम होती है? बताइए, किस रंग की? बैंगनी रंग की। और सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य किस प्रकाश की होती है? लाल की। लाल की सबसे ज़्यादा, सबसे कम बैंगनी रंग की। देखिए अगला प्रश्न क्या है? किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? जजिया कर। पुनः लगाया। ये गैर मुसलमानों पर, गैर मुस्लिम लोगों पर लिया जाने वाला कर था।
जो मुस्लिम नहीं है उसके अलावा किसी भी धर्म के लोग हों उन पर लिया जाता था जजिया कर या फिर जजिया टैक्स। ये सर्वप्रथम किसने लगाया, लेकिन उस शासक का नाम ही नहीं आता है। किसने लगाया? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। ये अरब आक्रमणकारी था। कौन था? अरब आक्रमणकारी, जो सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया 712 ईस्वी। ठीक है, इसने लगाया था, लेकिन इसका नाम नहीं आता। नाम किसका आता है? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। ये एक ऐसा शासक था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया, जजिया कर। और समाप्त किसने किया? अकबर ने। सबसे पहले किसने लगाया? फिरोज शाह तुगलक का नाम आता है, तो आप इसी पर टिक करेंगे। ठीक, इसके बाद समाप्त किसने किया? अकबर ने। अब प्रश्न यहाँ पर यह है कि पुनः किसने लगाया, तो आप पुनः पर लगाएंगे औरंगजेब ने। औरंगजेब ने, इसने पुनः जजिया कर लगाया। आपका ऑप्शन कौन सा सही है? औरंगजेब, यानी कि बी ऑप्शन सही है, इसे आप सही कर लें। आपका ऑप्शन बी राइट है, औरंगजेब। इसने जजिया कर पुनः लगाया। ठीक है, कोई दिक्कत? अगला प्रश्न लगाओ भाई। चलिए देखिए अगला प्रश्न, भारत की प्रथम महिला शासक बनी। भारत की प्रथम महिला शासक या फिर दिल्ली की, ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासक कौन थी? तो कौन थी? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश। इसका कार्यकाल कितना रहा? 1236 से 1240 तक। ठीक है, यहाँ तक इसका कार्यकाल रहा। चलिए अगला प्रश्न लगाओ। कार्यकाल कब तक रहा? 1236 से 1240 तक। कौन सा ऑप्शन सही है? बी, रजिया सुल्तान। दिल्ली सल्तनत या फिर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासका थी। चलिए अगला प्रश्न लगाओ भाई। चलिए अगला प्रश्न, बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? बायोगैस। बायोगैस, इसे और क्या कहते हैं? जैव गैस। पूछ रहा है इसका मुख्य अवयव या मुख्य घटक क्या होता है, यानी इसमें किसकी मात्रा होती है, बताइए। बायोगैस मुख्यतः दलदली स्थानों पर मिलती है आपको। इसका मुख्य घटक क्या होता है? CH4, यानी कि मीथेन। बायोगैस का मुख्य घटक या मुख्य अवयव CH4 मीथेन, ये इसका फॉर्मूला है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी, इसे आप सही कर लें। चलिए भाई अगला प्रश्न लगाओ। अगर मीथेन में हम बायोगैस में अगर मीथेन का प्रतिशत देखें तो कितना होता है? 60 से 65 या फिर 70% क्या होती है? मीथेन। किसमें? बायोगैस में। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत? बायोगैस में या जैव गैस में मीथेन का कितना प्रतिशत होता है? 60 से 65 या फिर 70%। ठीक है, चलो भाई देखिए अगला प्रश्न, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ पर है? केंद्रीय औषधि शोध संस्थान सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, बताइए कहाँ पर? मध्य प्रदेश, लखनऊ, हैदराबाद या फिर मुंबई? कहाँ पर है? लखनऊ। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में।
चलिए भाई अगला प्रश्न लगाओ। चलिए अगला प्रश्न, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय पूछ रहा है, मुख्यालय बताइए कहाँ है? बताइए परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन क्या है? बेंगलुरु, भुवनेश्वर, मुंबई या फिर भोपाल? बताइए इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र। ठीक, आपका ऑप्शन कौन सा सही है? सी, इसे आप सही कर लें। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। चलिए भाई अगला प्रश्न, संगमरमर यानी मार्बल किसका रूप है? संगमरमर किसका रूप है? बताइए। ये संगमरमर, सफ़ेद संगमरमर कहाँ मिलता है? मकराना, नागौर जिला, राजस्थान। यहाँ का सफ़ेद संगमरमर सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है और किसे मकराना नागौर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया। किस लिए? सफ़ेद संगमरमर के लिए। ठीक है, इसके बाद मार्बल मंडी, मार्बल क्या है? संगमरमर। मार्बल मंडी कहाँ पर है? अजमेर, राजस्थान। प्रश्न क्या था आपका? संगमरमर किसका रूप है? तो संगमरमर चूना पत्थर का कायांतरित या फिर रूपांतरित रूप है। CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। संगमरमर क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। चूना पत्थर क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। इसी का कायांतरित रूप है क्या? संगमरमर। सफ़ेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध स्थान क्या है? मकराना, नागौर, राजस्थान। यहाँ पर सफ़ेद संगमरमर मिलता है। इसके बाद मार्बल मंडी कहाँ पर है? अजमेर, राजस्थान। ठीक, किसी को कोई दिक्कत? आपका ऑप्शन कौन सा सही है? सी ऑप्शन सही है। सी, इसे आप सही कर लें, सी ऑप्शन। चलो भाई अगला प्रश्न, जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम कब गिराया गया था? हिरोशिमा पर, हिरोशिमा, बताइए यहाँ पर परमाणु बम कब गिराया गया था? किसने गिराया था? अमेरिका ने। और एक कहाँ गिराया था? नागासाकी। बताइए हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम कब गिराया गया था? बताइए। हिरोशिमा पर परमाणु बम 6 अगस्त 1945 और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 पर। एक और गिराने वाला था, तब तक जापान ने सरेंडर कर दिया, नहीं पूरा जापान ही उड़ा देता। किसने गिराया? अमेरिका ने। पहला हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 और दूसरा नागासाकी 9 अगस्त 1945। पहला वाला जो था ये यूरेनियम का बना था, यूरेनियम। ये कैसा था? छोटा। और ये पोलोनियम, ये कैसा था? बड़ा। किसी को कोई दिक्कत? आपका प्रश्न क्या था? जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम कब गिराया गया था? देखिए कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945 पर। ये छोटा था और किसका बना था? यूरेनियम का। किसने गिराया? अमेरिका ने। आपका ऑप्शन कौन सा सही है? ए, 6 अगस्त 1945। ठीक है, चलो भाई अगला प्रश्न लगाओ। अगला प्रश्न, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई? जो भारतीय संविधान है उसमें संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ग्रहण की गई? ये प्रश्न है आपका। बताइए, अमेरिका संविधान, रूसी संविधान, ब्रिटिश संविधान या फिर स्विस संविधान? बताइए संसदीय प्रणाली का प्रावधान, संसदीय प्रणाली का प्रावधान किस देश की संविधान से लिया गया है? बताइए।
ऑप्शन क्या है? अमेरिकी संविधान, रूसी संविधान, ब्रिटिश संविधान या स्विस संविधान? बताइए। संसदीय प्रणाली का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। इसके बाद क्या ऑप्शन? अमेरिकी संविधान से क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार का प्रावधान लिया गया है। रूसी संविधान से क्या लिया गया है? रूसी संविधान से मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन राइट है आपका, ब्रिटेन के संविधान से। चलिए भाई अगला प्रश्न लगाओ। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में रेबीज मुक्त घोषित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? रेबीज मुक्त, रेबीज मुक्त घोषित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? बताइए। गोवा, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश या फिर अरुणाचल प्रदेश? ये इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा, करंट का प्रश्न। बताइए। तो रेबीज मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? गोवा। इसे आप ध्यान रखें, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न लगाओ भाई। बताइए भाई, सुएज नहर निम्नलिखित में से किन को जोड़ती है या फिर किन को मिलाती है? बताइए। सुएज नहर, सुएज नहर किसको जोड़ती है? ऑप्शन क्या है? ओमान की खाड़ी और लाल सागर, भूमध्य सागर और ओमान की खाड़ी, फारस की खाड़ी और अरब सागर या फिर भूमध्य सागर और लाल सागर? देखिए सुएज नहर भूमध्य सागर और किसे जोड़ती है? लाल सागर को। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी सही है, इसे आप सही कर लें। सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। ठीक। चलिए भाई, नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना पूछ रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ये बताइए। समुद्रगुप्त, चाणक्य, कुमारगुप्त या फिर धर्मपाल? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? ये कहाँ पर है? बिहार में, बिहार के नालंदा जिले में। इसकी स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने। और ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को तबाह करने वाला कौन था? तो कौन था? बख्तियार खिलजी। ये कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी थी और वहाँ के जितने भी ग्रंथ, वेद, पुराण ये सब तबाह हो गए। पूरे विश्वविद्यालय में आग लगा दी थी और महीनों तक आग लगी रही और ऐसे ही इतिहास और शिक्षा के ग्रंथ जलते रहे। यहाँ पर किसकी शिक्षा दी जाती थी? बौद्ध धर्म की, बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त, तबाह किसने किया? बख्तियार खिलजी ने, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का कौन था? सेनापति। कहाँ पर है? बिहार में, नालंदा जिले में। यहाँ पर किसकी शिक्षा दी जाती थी? बौद्ध धर्म की। चलिए भाई अगला प्रश्न लगाओ। चलिए भाई अगला प्रश्न, कोशिका की खोज किसने की? कोशिका, कोशिका की खोज, खोज पूछ रहा है। कोशिका की खोज किसने की? बताइए भाई। मैडम क्यूरी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, हिप्पोक्रेट्स या फिर रॉबर्ट हुक ने? देखिए कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। इन्हें कोशिका विज्ञान का जनक भी माना जाता है। लेकिन इन्होंने जो कोशिका खोजी थी वो कैसी थी? मृत। अब बात आती है जीवित कोशिका की खोज किसने की? जीवित कोशिका किसने की? एंटोनी वॉन लीeuwenhoek, एंटोनी वॉन लीeuwenhoek। इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की
और वो खोज एक जीवाणु के रूप में की, जीवाणु, इसीलिए इन्हें जीवाणु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने, इसीलिए इन्हें कोशिका विज्ञान का जनक भी माना जाता है। लेकिन वो कोशिका मृत थी, मरी हुई थी, लेकिन क्या थी? कोशिका तो थी, इसीलिए इन्हें कोशिका विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? रॉबर्ट हुक को। आपका प्रश्न क्या है? कोशिका की खोज किसने की? तो आपको क्या लगाना है? रॉबर्ट हुक। अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो आप बताएंगे ल्यूवेन हॉक, एंटोनी वॉन लीवेन हॉक। किस रूप में की? एक जीवाणु खोजा, तो उसे बताया गया कि ये एक जीवित कोशिका है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? और देखिए ऑप्शन क्या है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने किसकी खोज की थी? इन्होंने पेनिसिलिन, पेनिसिलिन की खोज की थी। ये क्या था? एक प्रतिजैविक, एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक। हिंदी क्या होती है? प्रतिजैविक। क्या होती है हिंदी? प्रतिजैविक। एंटीबायोटिक को क्या कहते हैं? प्रतिजैविक। किसने खोज की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और किससे की? पेनिसिलियम नोटाटम नामक कवक से की। ठीक है, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि प्रथम एंटीबायोटिक या प्रथम प्रतिजैविक की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किससे की? पेनिसिलियम नोटाटम नामक कवक से की। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अगला देखिए प्रश्न, वो ऑप्शन क्या है? मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी ने किसकी खोज की थी? इन्होंने रेडियो एक्टिव तत्वों की, रेडियम और पोलोनियम, इनकी खोज की थी। किसने? मैडम क्यूरी ने। आपका प्रश्न क्या था? कोशिका की खोज किसने की? तो किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही है, इसे आप सही कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न, भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी क्या है? भारत की प्रथम रेलगाड़ी, भारत की प्रथम रेलगाड़ी कितनी दूरी तक चली? दूरी पूछ रहा है, कितनी दूरी तक चली? 34 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से ठाणे। कितनी चली? 34 किलोमीटर। किसने चलवाई थी? लॉर्ड डलहौजी ने। चलिए, किसी को कोई दिक्कत? आपका प्रश्न था भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई? कितनी? 34 किलोमीटर। आपका ऑप्शन बी सही है, बी आप सही कर लें। कितनी चली? कितनी चली? 34 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से ठाणे। किसने चलवाई? लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, कोई दिक्कत? और इसकी सन भी लिख लीजिए, 1853 में चली थी, 1853 में। चलिए अगला प्रश्न लगाओ भाई। देखिए अगला प्रश्न क्या है? कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? कांग्रेस विभाजन, कांग्रेस विभाजन ये पूछ रहा है कब हुआ? इसे और क्या कहा जाता है? कांग्रेस की फूट। बताइए भाई कब हुआ? क्या डेट थी? 1908, 1905, 1907 या फिर 1909? कब हुआ कांग्रेस का विभाजन? 1907। कहाँ हुआ? सूरत अधिवेशन में। आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? तो कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में। अध्यक्ष कौन था? रास बिहारी बोस। अध्यक्ष कौन? रास बिहारी बोस। 1907 सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो गुटों में बट गई, इसे कांग्रेस की फूट भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न लगाओ भाई। चलो भाई अगला प्रश्न देखो, पदार्थ का चतुर्थ अवस्था क्या है? पदार्थ की चौथी अवस्था पूछा है। पदार्थ की चौथी अवस्था, चौथी अवस्था क्या है? देखिए ऑप्शन क्या है? प्लाज्मा, तरल, गैस या फिर ठोस। देखिए पदार्थ की सामान्यतः तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव
या फिर तरल, और तीसरी क्या है, गैस। लेकिन पदार्थ की एक चौथी अवस्था भी मानी गई जिसे क्या कहते हैं, प्लाज्मा। ठीक है, आपका ऑप्शन कौन सा सही है, ए ऑप्शन सही है। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है, प्लाज्मा। चलिए भाई अगला प्रश्न लगाओ। चलो भाई अगला प्रश्न, बारदौली सत्याग्रह के नेता कौन थे, बारदौली सत्याग्रह, बारदौली सत्याग्रह, इसके नेता पूछ रहा है, इसका नेतृत्व किसने किया था। देखिए बारदौली सत्याग्रह क्या था, एक किसान आंदोलन था, किसान आंदोलन, जो कहाँ हुआ था, गुजरात में। गुजरात कब हुआ, 1928 में। इसका नेतृत्व किसने किया, वल्लभ भाई पटेल ने, वल्लभ भाई पटेल ने। ये क्यों आंदोलन हुआ, क्योंकि किसानों पर अधिकतम टैक्स लगा दिया था। गुजरात की प्रांतीय सरकार ने किसानों पर अधिक टैक्स लगा दिया था, इसलिए 1928 में बारदौली सत्याग्रह हुआ। एक किसान आंदोलन था, इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसे आप सही कर लीजिए। चलिए भाई अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है, इंदिरा पॉइंट स्थित है। इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है, बताइए। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट, बताइए कहाँ पर है। कहाँ पर है, ग्रेट निकोबार। दक्षिणतम क्या है, ग्रेट निकोबार में। या फिर ऑप्शन आपको क्या मिल सकता है, अंडमान निकोबार। और सबसे उत्तरी बिंदु क्या है, बताइए, जम्मू कश्मीर में। इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल, ये क्या है, सबसे उत्तरी बिंदु, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु। और सबसे पूर्वी बिंदु क्या है, किबिथु, ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात में, इसका नाम क्या है, बताइए भाई, कमेंट करिए। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात में है, इसका नाम क्या है, गौर माता, गौर माता। सबसे उत्तरी बिंदु जम्मू कश्मीर में, क्या नाम है, इंदिरा कॉल। सबसे दक्षिणी बिंदु अंडमान निकोबार में क्या नाम है, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु, कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात में, क्या नाम है, गौर माता। ठीक है, आपका प्रश्न क्या था, इंदिरा पॉइंट स्थित है, कहाँ पर है, अंडमान निकोबार में। यहाँ पर आपको ऑप्शन क्या मिला, अंडमान निकोबार। अगर बहुत डीप पूछेगा तो आपसे पूछेगा अंडमान निकोबार किस भाग में, ग्रेट निकोबार में। ठीक है, क्या है, इंदिरा पॉइंट, सबसे दक्षिणतम बिंदु। आपका ऑप्शन कौन सा सही है, सी ऑप्शन सही है, सी, इसे आप सही कर लें। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।